यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। साहित्यिक हिंदी का पेपर है जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 100 का। अगर आप वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं तो आपको 95 प्लस अंक लाने से मेरे प्यारे बच्चों कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देखते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो सभी लोग वीडियो को कर देंगे लाइक, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को शेयर कर देंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड का, इसमें प्रश्न नंबर 1 का कहा है, राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। माटी की मूर्तें, मानस का हंस, मेरा जीवन प्रवाह, मेरा राम का मुकुट। तो राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी की रचना है माटी की मूर्तें। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मानस का हंस, ये अमृतलाल नागर की रचना है। मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि की रचना है। मेरे राम का मुकुट विद्यानिवास मिश्र की रचना है। इसके बाद प्रश्न नंबर 1 का खा है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। हमारा मसीहा, विचार प्रवाह, तट की खोज, 10 द्वार से सोपान तक। तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है विचार प्रवाह। ठीक है, ये निबंध है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर की रचना है। तट की खोज हरिशंकर प्रसाई की है। 10 द्वार से सोपान तक ये हरिवंश राय बच्चन की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक का गा, निम्न में से रचना और उसके रचनाकार का सही युग्म है। कला और संस्कृति जैनेन्द्र कुमार। सोच विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। परति परिकथा पढ़ी सोमनाथ रेणु। विचार और वितर्क अमरकांत। तो यहाँ पर सही हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, परति परिकथा पढ़ी स्वरनाथ रेणु, ये तीसरा वाला सही है। ठीक है, और ये तीनों युग्म गलत हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए कला और संस्कृत, ये जैनेन्द्र कुमार की रचना नहीं है। कला और संस्कृत डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल की है। विचार और वितर्क, ठीक है, विचार और वितर्क अमरकांत की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। सोच विचार डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है, जैनेन्द्र कुमार की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, रामविलास शर्मा। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा। ठीक है, निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा की क्या है, जीवनी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आलोचनात्मक कृत साहित्य सहचर के लेखक हैं। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हरिशंकर प्रसाई। तो साहित्य सहचर के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 2 का नंबर है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है और हिंदी के प्रथम महाकवि हैं चंद बरदाई। रामचरितमानस तुलसीदास का है। पद्मावत महाकाव्य मलिक मोहम्मद जायसी का है। रामचंद्रिका रचना केशव दास की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है, निम्न में से एक चंपू काव्य है। पंचवटी, द्वापर, यशोधरा, सिद्धराज। चंपू काव्य है यशोधरा। ठीक है, और ये चारों रचनाएं मैथिली शरण गुप्त की हैं। तीसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष तो हम बता देते हैं आपको, ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तार सप्तक का प्रकाशन 1943, दूसरा तार सप्तक का 1951 और तीसरा का 1962, चौथा का 1979। तार सप्तक के संपादक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। तो तीसरा तार सप्तक पूछा है इसमें, तो 1962 सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बावरा अहेरी के रचनाकार हैं। बावरा अहेरी के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वासेन अज्ञे। इसके बाद है, मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। त्रिकाल संध्या, इत्तलम, सिद्धराज, नील कुसुम। तो मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है सिद्धराज। ठीक है, त्रिकाल संध्या भवानी प्रसाद मिश्र की है। इत्तलम अज्ञेय की है और नील कुसुम रामधारी सिंह दिनकर की है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये 10 अंक का होता है। गद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं, 2-2 अंक के। तो सबसे पहले गद्यांश को हल करने से पहले गद्यांश को पढ़ते हैं अच्छी तरह से। भूमि का निर्माण देवों ने किया है, वह अनंत काल से है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पल्लवित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की अधोपांत जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। देखिए, तो जहाँ पर भूमि शब्द दिख जाए, जन शब्द दिख जाए, ठीक है, पृथ्वी शब्द दिख जाए, वहाँ पर समझिएगा
कि ये राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो पहला क्वेश्चन पूछेगा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप और लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल है। ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कह रहा है राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो राष्ट्रभूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना है। क्योंकि आपने अभी पैराग्राफ में पढ़ा था, तो उत्तर आपको सीधा सीधा पैराग्राफ में मिल जाएगा, बस पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। लेखक ने कहा है जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मूल होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में क्या है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। फिर पूछ रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है, यहाँ पर देख सकते हैं आप जो हाईलाइट है। तो चलिए देखते हैं इसकी व्याख्या कैसे लिखना है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पुष्पित और पल्लवित होगा। अर्थात राष्ट्रीयता का आधार जितना अधिक सशक्त होगा, राष्ट्रीय भावनाएं भी उतनी ही अधिक विकसित होंगी। अतः प्रारंभ से अंत तक पृथ्वी के भौतिक स्वरूप की जानकारी रखना तथा उसके रूप, सौंदर्य, उपयोगिता एवं महिमा को पहचानना प्रत्येक मनुष्य का न केवल कर्तव्य है बल्कि उसका धर्म भी है। यहाँ पर अथवा वाला भी देख लेते हैं। ठीक है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण उद्भूत नई सांस्कृतिक हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोगों की, नई भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महत्व आवश्यक है। ठीक है। तो जहाँ पर भाषा की बात हो और भाषा शब्द मिल जाए तो वहाँ पर समझ जाइएगा कि भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। तो संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित भाषा और आधुनिकता निबंध से अवतरित है। फिर अगला क्वेश्चन पूछ रहा है नए खोज की आवश्यकता क्यों होती है। तो आपने अभी पढ़ा भाव योजनाओं को व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की आवश्यकता होती है। भाषा किसका अभिन्न अंग है। तो भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत का अभिव्यक्त का माध्यम भाषा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो भाषा संस्कृत परंपरा से निःसृत होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। ठीक है, पहली लाइन में था। इसके बाद है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या किसकी करना है आप एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है। भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निःसृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। तो चलिए देखते हैं कैसे लिखना है इसकी व्याख्या। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृत का अभिन्न अंग है क्योंकि संस्कृत की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। संस्कृत की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। परंपराएं क्योंकि परिवर्तनशील होती हैं इसलिए संस्कृति भी एक जैसी नहीं रहती, वह भी परंपराओं की तरह बदलती रहती है। इस रूप में हम कह सकते हैं कि संस्कृति गतिशील होती है। इसके बाद चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, दिए गए इस पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये 10 अंक का होता है। पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं। लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे। राधा पवन से कहती है कि हे पवन, मथुरा जाते समय यदि रास्ते में कोई लज्जा से युक्त तो महिला दिखाई दे, होने देना विकृत वसना तू ना तो सुंदरी को, तो तुम उस सुंदरी के कपड़े को मत उड़ाना। जो थोड़ी भी शर्मित हो तो गोद ले श्रांत को ना, यदि वह थोड़ी सी भी थकी हो तो उसे गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर कर देना। ओठों की और कमलमुख की मलिनता को मिटा देना। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, कोई थकी हुई किसान स्त्री खेत में जो दिखाई दे, धीरे धीरे प्रस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी थकावट को दूर करना। जाता कोई जल यदि व्योम में हो, यदि आकाश में कोई बादल का टुकड़ा जा रहा हो तो उसे ला करके तप्त भूतांगना यानी गर्मी से तपी हुई भूतांगना के ऊपर छाया करना और उसे सुख प्रदान करना। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम है पवनदूत का, कवि का नाम है उद्धव सिंह उपाध्याय हरिओर। फिर है रेखांकित अंश की व्याख्या। तो व्याख्या मैंने आपको पूरी बता ही दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राधा पवनदूत से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है। तो राधा पवनदूत से राह में पथिकों के साथ परोपकार का व्यवहार करने को कहती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है राधा ने पवन दूतका को पथिक कृषक स्त्री के ऊपर किसके द्वारा छाया करने को कहा। तो राधा ने पवन दूतका को थकित कृषक स्त्री के ऊपर मेघ द्वारा छाया करने को कहा। कृषक ललना शब्द में कौन सा अलंकार है, तो इसमें मानवीकरण है और उपमा है। इसके बाद अथवा वाला देखते हैं क्योंकि 2 पूछता है आपको, एक करना रहता है। ठीक है, तो कहते आते थे यही अभिनर्देही के कहते हैं कि संसार के लोग अभी तक यही कहते आते थे, माता ना को माता की, माता को माता नहीं होता है, पुत्र को पुत्र भले ही पुत्र को पुत्र भले हो जाए। अब कहे सभी हाय विरुद्ध विधाता, और जब अब यह हमारे विधाता हमारे विपरीत है तो सब लोग यही कहेंगे कि पुत्र पुत्र ही रहता है लेकिन कुमाता माता हो जाती है। बस मैंने इसका माह मात्र ही देखा, केवल मैंने इसका बाहरी शरीर देखा, दृढ़ हृदय ना देखा, मृदुल गात्री देखा, केवल कोमल शरीर ही देखा, परमार्थ न देखा। मैंने परमार्थ नहीं देखा, पूर्ण स्वार्थ, केवल अपना ही स्वार्थ साधा। इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा, इसी कारण तो हाय आज यह बाधा उत्पन्न हुई है। युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक चलती रहे यह कठोर कहानी कि रघुकुल में एक अभागिन रानी केकई थी। ठीक है, तो ये केकई का अंताप चैप्टर से लिया गया है
और मैथिली शरणगुप्त इसके कवि हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या पूछ रहा है, तो व्याख्या मैंने पूरी बता दिया है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, पद्यांश के अनुसार आज तक लोग क्या कहते आए हैं? तो पद्यांश के अनुसार आज तक लोग यही कहते आए हैं कि पुत्र कुपुत्र भले हो सकता है, लेकिन माता कुमाता नहीं हो सकती। इसके बाद अगला वाला है, किसने प्रायश्चित किया है कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा? तो केकई ने प्रायश्चित किया कि मैंने पुत्र का कोमल शरीर ही देखा, उसका दृढ़ हृदय नहीं देखा। इसके बाद 5 का का है, निम्नलिखित में से लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी कृतियों का उल्लेख कीजिए। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। 5 अंक का होता है, 80 शब्द में लिखना रहता है। तो चलिए देखते हैं वासुदेव शरण अग्रवाल का साहित्यिक परिचय कैसे लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालना है जीवन परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल का जन्म 1904 ईस्वी में मेरठ जिले के खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता माता लखनऊ में रहते थे, अतः इनका बचपन लखनऊ में ही बीता। इन्होंने काशी विश्वविद्यालय से बीए और लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने पाली, संस्कृत, अंग्रेजी आदि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। हिंदी साहित्य के सेवा में लीन यह महान व्यक्ति 27 जुलाई सन 1967 ईस्वी में भारत माता के चरणों में हमेशा के लिए सो गया। फिर हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने कविता लेखन से अपना साहित्य प्रारंभ किया। यह लखनऊ में मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय में निरीक्षक, केंद्रीय पुरातत्व विभाग के संचालक और राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली के अध्यक्ष रहे। इन्होंने साहित्य जीवन में साहित्य के साथ साथ पुरातत्व को भी अपने अध्ययन का विषय बनाया। इनकी भाषा शुद्ध कड़ी बोली है। इन्होंने अपनी भाषा में अनेक देशी शब्दों का भी प्रयोग किया है। यह केवल एक गद्य लेखक ही नहीं बल्कि काव्य प्रेमी भी थे। इसके बाद रचनाएं आगे लिखेंगे। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने निबंध संग्रह, शोध तथा संपादन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किया। उनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला निबंध संग्रह कल्पवृक्ष, कल्पलता, पृथ्वीपुत्र, वाग्धारा, वेद विद्या। शोध ग्रंथ में पाणिकालीन भारत, संपादन में पद्मावत, हर्षचरित। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्द में है। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो इसमें से हम पढ़ेंगे महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय। महादेवी जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित परिवार में सन 1907 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा भागलपुर से एक कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। उनकी माता हेमरानी परम विदुषी जो धार्मिक महिला थी, इसलिए महादेवी वर्मा जी का मन बचपन से ही साहित्य में लगता था। 11 सितंबर 1987 ईस्वी में इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया। इसके बाद हेडिंग डालेंगे साहित्यिक परिचय। महादेवी वर्मा जी साहित्य में बहुत रुचि रखती थी। इसके अलावा संगीत और चित्रकला में भी इनकी रुचि थी। इनकी साहित्य साधना रचना के लिए इन्हें भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया। उनके काव्य यामा के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। रचनाओं में लिखेंगे, इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। काव्य रचना निहार, नीरजा, रसिम, दीपशिखा, यामा, सांदगीत। गद्य रचना में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ। इसके बाद है बहादुर कहानी अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। 80 शब्द में है, 5 अंक का होता है। ठीक है, तो चलिए पंचलाइट कहानी का सारांश देखते हैं। पंचलाइट का नहीं, बहादुर कहानी। अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक मध्यवर्गीय परिवार में नौकर के साथ परिवारजनों द्वारा किए गए अत्यधिक कटु व्यवहार की कहानी है। लेखक ने स्वयं को कहानी का पात्र बनाते हुए कहानी का आत्म कथानक रूप में रचना की है। अपने से संपन्न रिश्तेदारों के घर नौकर द्वारा जुटाई सुविधा एवं शान को देखकर लेखक की पत्नी निर्मला स्वयं की भी एक नौकर रखना चाहती है। बहादुर नेपाल को 12-13 साल का लड़का है जो अपनी माँ के दुर्व्यवहार से तंग आकर उस घर छोड़कर चला जाता है और निर्मला के परिवार में नौकर रख लिया जाता है। निर्मला और उसका परिवार बहादुर के प्रति पहले तो अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु धीरे धीरे कठोरता बरतने लगते हैं। वह घर का सारे कार्य करता है, इसके बावजूद उसके साथ गाली गलौज, मारपीट तक की नौबत आ जाती है। इसके बाद आगे लिखेंगे, झूठी चोरी का इल्जाम लगाकर उसे अपमानित किया जाता है और पीटा जाता है। अंततः बहादुर घर छोड़कर चला जाता है। अब परिवार के सभी सदस्य उसे ढूंढते हैं क्योंकि उसके कारण सब आराम के आदी हो चुके हैं। बहादुर की उपयोगिता देखकर सभी अब अपना घरेलू कार्य करने से घबराते हैं। बहादुर के घर छोड़ जाने पर वे सभी पश्चाताप करते हैं तथा अच्छा व्यवहार करने की सोचते हैं, परंतु अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बहादुर में सहनशीलता और स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। उसके इसी चरित्र के कारण यह कहानी हमें प्रिय है। इसके बाद अगला है, 100 पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। 80 शब्द में होता है, 5 अंक का होता है। तो ये खंड काव्य होता है अलग अलग जिले के लिए, तो इसको आप देखेंगे। फिर है खंड खा। इसमें प्रश्न नंबर 8 का है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 अंक का होता है। धन्योऽयं भारत देश, यह भारत देश धन्य है। यत्र समुल्लिखित जनमानस पावनी, भव्य भाव उद्भावनी, शब्द संदोह प्रसविनी सुरभारती। जहाँ लोगों के मन को पवित्र करने वाली, सुंदर भावों को उत्पन्न करने वाली, शब्दों के समूह को जन्म देने वाली संस्कृत भाषा सुशोभित है। विद्यमान निखिले वही वांग्यम अस्या वांग्यम सर्वश्रेष्ठम सुसंपन्नम चावर्तते।
विद्यमान वर्तमान साहित्यों में इसका साहित्य सर्वश्रेष्ठ और सुसंपन्न है। यमेव भाषा संस्कृत नामना लोके के प्रथिता, यही भाषा संस्कृत के नाम से संसार में प्रसिद्ध है। अस्माकं रामायण महाभारत ऐतिहासिक, हमारा रामायण महाभारत ऐतिहासिक ग्रंथ, चत्वारो वेदा चारों वेद, सर्वा उपनिषद सभी उपनिषद, अष्टदश पुराणानि 18 पुराण, अन्यान्य च महाकाव्य नाटक आदि, अन्य महाकाव्य नाटक आदि अस्सामेव भाषाएं लिखतान संत, इसी भाषा में लिखे गए हैं। संदर्भ देखिएगा, क्योंकि संदर्भ लिखेंगे तभी आपको पूर्णांक मिलेगा। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषा महत्व नामक पाठ से अवतरित है। ये रहा अनुवाद। इसके बाद अथवा अभी देखते हैं। महामनिष्मा मदन मोहन मालवीय जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारों अभवत। मना मनस्वी मदन मोहन मालवीय का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत से सम्माननीय विद्वान आसीत। इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय संस्कृत के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयाग एवं संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय में और सेंट्रल महाविद्यालय चा शिक्षा प्राप्ति, यानी इन्होंने प्रयाग के ही संस्कृत पाठशाला राजकीय विद्यालय और मेयर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके यहीं राजकीय विद्यालय में पढ़ाना शुरू कर दिए। युवक मालवीय शौकीन प्रभावपूर्ण भाषण, युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण से जनानाम मनांस आमोहित, लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदा अतः प्रवाह विधायक पदवी, अतः इनके मित्रों ने इन्हें वकील की पदवी प्राप्त कर देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के महामना मालवीय पाठ से अवतरित है। इसके बाद है 8 का खा नंबर। इसमें श्लोकों में से किसी एक का संदर्भ से हिंदी में बात करना है। सुखार्थीन कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थी न सुखम, विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व तजेत विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या छोड़ देनी चाहिए। विद्यार्थी व तजेत सुखम, विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। संदर्भ कैसे लिखेंगे यहाँ पर देख लीजिए। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत के सुभाषित रत्नान नामक पाठ से अवतरित है। फिर यहाँ पर अथवा वाला देखते हैं। जल बिंदु निपातेन करमसा पूर्णतः घटा, यानी जल की एक एक बूंद गिरने से करमता घड़ा भर जाता है। सर्व विधानाम, सभी विधानों में धर्म और धन का यही कारण है। ठीक है। इसके बाद 9 नंबर है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 4 अंक का होता है, 2 प्रश्न करना रहता है, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर आप देख सकते हैं। इसके बाद है 10 का ख और गा, करुण रस अथवा श्रृंगार रस, उपमा अथवा श्लेष अलंकार, चौपाई अथवा कुंडली छंद। ठीक है। तो करुण रस की परिभाषा लिखेंगे। शोक नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से करुण रस की दशा को प्राप्त होता है। उदाहरण, इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। उपमा अलंकार, जब उपमेय में उपमान की तुलना की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है पेपर पात सरस मंडोला। चौपाई सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती है। उदाहरण लिख देंगे जय हनुमान वाला चौपाई। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। फिर है निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 9 नंबर का होता है स्वच्छता अभियान, पर्यावरण प्रदूषण और निराकरण के उपाय, बढ़ती जनसंख्या तथा रोजगार की समस्या और भारत में आतंकवाद। इसके बाद में 12 का पहला है नायक का संधिविच्छेद। तो नायक का संधिविच्छेद क्या होता है? नायक का होता है नय प्लस अका, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। गुम्फिता का संधिविच्छेद होता है गुम प्लस फिता, क्या होता है? गुम प्लस फिता, पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। प्रेजते का संधिविच्छेद तो प्रा प्लस एजते, क्या हो जाएगा? प्रा प्लस एजते। इसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी एक का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। तो घनश्यामा और दशानन, घनश्याम में कर्मधारय समास है और दशानन में बहुव्रीहि समास है। फिर 13 नंबर है अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखिए जो अपना समय व्यर्थ के कार्यों में बर्बाद कर रहा है और अपने अध्ययन के प्रति सचेत नहीं है। 8 अंक का है। अथवा विद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर अपने छोटे भाई को बधाई हो तो एक पत्र लिखिए। तो ऊपर वाला देखते हैं कैसे लिखना है आपको। तो सबसे पहले लिखना है मेरे छोटे भाई साप्रेम नमस्कार, आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे, माँ पापा भी कुशल हैं और तुम्हारी चिंता कर रहे हैं। मुझे हाल ही में पता चला कि तुम अपनी कीमती समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद कर रहे हो और पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। इसके आगे लिखेंगे भाई जीवन में समय बहुत मूल्यवान होता है, यदि इसे सही दिशा में नहीं लगाया जाए तो बाद में पछताना पड़ता है। पढ़ाई तुम्हारे भविष्य की नींव है और यदि तुम अभी मेहनत नहीं करोगे तो आगे चलकर तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। सफल लोग वही होते हैं जो अपने समय को सदुपयोग करते हैं और अनुशासन के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। मुझे विश्वास है कि तुम समझदार हो और मेरी बातों पर गौर करोगे। अपने समय का सही उपयोग करो, पढ़ाई में मन लगाओ और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ। अगर तुम्हें किसी विषय में कठिन, बस यहाँ तक लिख देना, ठीक है, उज्ज्वल। इसके बाद है 14 का पहला, निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के धातु एवं प्रत्ययों का योग स्पष्ट कीजिए। लिखता, लिखता में लिख धातु है और अक्त प्रत्यय है। कृत्वा में क्री धातु है और अक्त प्रत्यय है।
दृष्टवा में दृश्य धातु है और तव्यत प्रत्यय है। ठीक है, इसके बाद है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द में प्रत्यय बताना है। तो यहाँ पर बंधुत्व में तव्यत प्रत्यय है और बलवान में मतुप प्रत्यय है। ठीक है, बलवान में कौन सा है? मतुप प्रत्यय है। इसके बाद अगला है रेखांकित पदों में से किसी एक पद में प्रयुक्ति विभक्ति से संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो आकाशा छात्र समम स्नात, समम शब्द आ गया है तो इसमें होगा तृतीय विभक्ति। और श्री गणेशाय नमः, इसमें देखिए नमः स्वाहा आ जाए तो इसमें होगा चतुर्थी विभक्ति। मातु हृदय कन्या प्रति स्निग्ध भवत, तो इसमें होगा द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।